हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आलोक चौधरी एंड आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। देन कौन कौन सी लैंग्वेजेस से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के बेसिक्स। एंड अगर तुम्हें सी प्लस प्लस आती है तो तुम स्टार्टिंग का पार्ट देख के रेस्ट ऑफ द पार्ट स्किप कर सकते हो टू यूनिट 2 और पार्ट 2, जहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को कैसे एकदम बेसिक से इम्प्लीमेंट करते हैं एंड उसकी बाकी की चीजें। Now, first of all, object-oriented programming paradigm. It is a programming approach where the program is organized around objects. कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, एक तो डेटा होता है, सेकंड चीज क्या कि हम उस डेटा पर काम कैसे कर सके। मान लो एक फोन बुक है, मेरा नाम है, नंबर है एंड और भी चीजें हैं, क्रेडिट्स एंड बाकी डिटेल्स। एंड अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को ऐड करना है तो मेरे कंप्यूटर को अभी नहीं पता, लाइक दो नंबर्स को ऐड करना तो कंप्यूटर को पता है कि दोनों नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, लेकिन हम अगर कहूँ कि फोन बुक की एक डिटेल ये रही एंड सेकंड डिटेल ये रही, तो उसको ऐड करना है तो उसको नहीं पता कि वो कैसे किया जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे रियल वर्ल्ड में हमारी कोई भी एंटिटी है एंड उसके पास वो जो डेटा है उस डेटा पर मैं काम कर सकूं एंड उसका बिहेवियर होता है। किसी भी जो कोर आइडिया होता है हमारे ओप्स का, उसका क्या होता है कि जो भी कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, एक तो डेटा होता है जो उसकी वैल्यूज है एंड दूसरा बिहेवियर कि मैं उस पर काम कैसे कर सकूं। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। एक क्लास एक एज अ कंटेनर और एक डेटा टाइप है जिस डेटा टाइप को मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे हम इंटीजर्स, फ्लोट और कैरेक्टर्स को यूज करते हैं ना, मैं इस डेटा टाइप को भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये यूजर डिफाइंड है। मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मेरे इसमें क्या क्या डेटा होगा एंड क्या क्या उसके बिहेवियर होंगे, मतलब उसके फंक्शंस भी। जैसे इंटीजर्स पे कोई भी काम करने के लिए, ऐड हो, मल्टीप्लीकेशन हो या कोई भी काम हो, तो वो कंप्यूटर को प्री डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं एंड खुद का डेटा डालूं एंड खुद का मेंबर फंक्शन डालूं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लास का। इसके की पॉइंट्स क्या है कि क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता और इसके अंदर क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं एंड दूसरा क्या, मेंबर फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्लास के थ्रू, उसका डेटा हम क्लास के अंदर डालेंगे उस कंटेनर के अंदर एंड देन उसके ऊपर हम फंक्शंस भी बनाएंगे। लेकिन अब इसके पास डेटा है तो ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी। एंड कोई भी हमारा रियल वर्ल्ड की एंटिटी है उसको हम ऑब्जेक्ट मान के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आते हैं पिलर्स ऑफ ओप्स एंड ये बेसिक डेफिनेशंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आती हैं, तो पहले देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटा। बेसिकली जो इनकैप्सुलेशन है वो है कि डाटा को इस तरीके से एक कैप्सूल्स में डिवाइड करना। जैसे इनकैप्सुलेशन है तो हम कह सकते हैं कि कैप्सूल्स में डिवाइड करना, सो दैट हमारे जो डेटा है वो एकदम से एंड मेंबर फंक्शन से वो मिक्स ना हो एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे। इससे बेनिफिट क्या होते हैं हमारे, कि जो हम एक्सेस कर रहे हैं, जो यूजर है वो जो डाटा एक्सेस कर रहा है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसके पास प्राइवेट कौन सा डाटा हो एंड पब्लिक कौन सा डाटा हो, कि मतलब वो कौन से डाटा को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली एंड कौन से को नहीं कर सकता। तो की पॉइंट्स क्या होते हैं कि डेटा एंड फंक्शंस को एक सिंगल क्लास में क्या कर देता है, स्टोर कर देते हैं। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा, कि अगर कोई भी डाटा मैं प्राइवेट कर दूं तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं उसको अपने प्रोग्राम में तो इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, डेटा हाइडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे डेटा हाइड हम कर सकते हैं, जो भी चीजें हम अपने प्राइवेट पार्ट में डालेंगे क्लास के, वो उससे वो हाइड हो जाएंगे। एंड ये पॉसिबल कैसे होता है, हमारे एक्सेस स्पेसिफायर से। अब ये क्या होते हैं, तीन कीवर्ड्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, जो मैं क्लास के अंदर यूज करता हूँ। अगर मैं प्राइवेट के अंदर जो भी चीजें डाल रहा हूँ वो हाइड है यूजर से, वो उसके पास नहीं जाएंगी, एंड जो पब्लिक में मैं जो भी चीजें डाल रहा हूँ वो एक्सेसिबल रहती हैं। एंड प्रोटेक्टेड इज अ थर्ड पार्ट, जिसमें ना तो पूरा डेटा कंप्लीटली पब्लिक होता है एंड ना पूरा कंप्लीटली प्राइवेट होता है, एंड ये चीज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। Next आता है हमारा abstraction. Abstraction is the process of showing only essential features of an object and hiding unnecessary implementation details. Basically एक एग्जांपल देख के चलें तो जैसे मैं कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ, तो अब इंटरनली क्या प्रोसेस हो रहा है कि मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो ए टाइप हो रहा है, वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ए प्रेस कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर है। मान लो रिमोट एंड टीवी, अगर मैं रिमोट पे कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ एंड देन टीवी पर कोई भी ऑपरेशन हो रही है, तो वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे इंप्लीमेंट की गई है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि बाकी की अननेसेसरी डिटेल्स को हम हाइड कर देते हैं कि कैसे वो इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है।
की पॉइंट्स कि फोकस ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट डज, ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है एंड कैसे कर रहा है वो हम नहीं बता रहे। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, क्योंकि ए टाइप हो रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं है उस चीज की, अगर मैं जानना ना चाहूँ, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, रीडेबिलिटी अच्छी होती है। एंड इसको कैसे हम करते हैं, क्लासेस एंड मेंबर फंक्शंस यूज करके। सो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली हम जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, उसको हाइड कर रहे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में हम प्रोसेस हाइड कर रहे हैं कि उस डेटा पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो प्रोसेस मैं नहीं दिखा रहा, सिर्फ जो प्रोसेस है तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट करा है मैंने इंटरनली वो मैं नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो इनकैप्सुलेशन में केमिस्ट समझो। ठीक है, एक केमिस्ट, एक जो मेडिसिन होती है उनको वेरिएबल्स मानो, एंड जो हमारा केमिस्ट है वो हो गया मेथड। सो केमिस्ट को पता है कि कौन सी मेडिसिन है एंड वो उन मेडिसिन को दे देगा, लेकिन मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता उन मेडिसिन को, तो वो डेटा जो है, मेडिसिन जो है उनको हाइड कर दिया। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक प्रोसेस हाइड करना, कि मान लो जो केमिस्ट रीड कर रहा है, वो जो मेडिसिन लिखे हुए हैं नाम उनको रीड कर रहा है, वो प्रोसेस हुआ ना, वो एक्चुअल डेटा तो नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्शन। अब आते हैं इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच अ न्यू क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। अब एक मैंने क्लास बनाई, ठीक है, व्हीकल नाम से क्लास बनाई, एंड उसमें फंक्शंस लिखे हैं काफी सारे। अब मैंने एक और क्लास बनाई, कार या फिर बाइक। अब मैं चाहता हूं कि वो वाले फंक्शंस जो व्हीकल के हैं वो मैं इस क्लास में भी यूज कर लूं, एंड ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो अब मैं दोबारा लिखूंगा, उससे कोड भी बढ़ेगा, मेरी मेमोरी भी बढ़ेगी, एंड मेरा टाइम भी बढ़ेगा, तो इससे मैं बेटर क्या, मैं उस क्लास के सारे फंक्शंस को इनहेरिट कर लूं, एंड दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जैसे कि हम पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कुछ ट्रेट्स आते हैं उसको भी इनहेरिटेंस बोलते हैं, ऐसे ही जो मेरी पेरेंट क्लास है उसको न्यू क्लास में हम इनहेरिट करते हैं। एंड जो इनहेरिटेंस है एंड सेकंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम डिटेल में यूनिट 3 में भी कवर करेंगे। इससे बेटर क्या होता है कि कोड रीयूज कर सकते हैं हम, एंड टाइम हमारा बचता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन नेम एंड मैनी फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, अगर मैं कहूँ एक, ठीक है, तो ये साफ दिख रहा है कि मैं एक बता रहा हूँ, एंड अगर मैं अपनी दो फिंगर्स दिखाऊं इसका मतलब है कि मैं दो दिखा रहा हूँ, तो है तो मेरा हाथ ही, लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है। ऐसे हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ते हैं कि मेरा एक ही नाम का फंक्शन है, मान लो सम नाम का फंक्शन है और दूसरा भी सम नाम का फंक्शन है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन एक में दे रहा हूं मैं इंटीजर्स की दो वैल्यूज, एंड सेकंड में मैं दे रहा हूं इंटीजर की तीन वैल्यूज। अब ये कंपाइलर को खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सम चलने वाला है, जब वह इनपुट में वो दूंगा, अपने इनपुट्स दूंगा। एंड ये दो टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं फंक्शन ओवररीडिंग एंड वर्चुअल फंक्शंस। एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो फंक्शन ओवरलोडिंग पार्ट है वो हम अभी कवर करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी यूनिट 3 में है, जैसे अभी मैंने बताया। अब आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंशिएट बिटवीन, एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। सो प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग है उसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है, एंड वो मेनली फंक्शंस पर, एक सेकेंड, वो मेनली फंक्शंस पर काम करता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सो हम उन पर इजीली काम कर सकते हैं, हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को ऑब्जेक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब डेटा हैंडलिंग, अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में तो कोई ऐसा क्लास नहीं बना सकते हम जिसमें मैं मेंबर फंक्शंस, उसका बिहेवियर और डाटा सब लिख सकूं। सो डाटा जो है हमारा सेपरेट होता है, फंक्शन सेपरेट होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों को एक साथ में बाइंड कर देता हूं इनकैप्सुलेशन के थ्रू। सिक्योरिटी, ये लेस सिक्योर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा हाइड कर सकते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना ओप्स के, उसके थ्रू हम सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, एंड आगे के भी आंसर्स में दिखाऊंगा कि सेम चीजें ही रिपीट होती हैं। अब कोड रियूज क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कोड रियूज करना, लेकिन ओप्स में इनहेरिटेंस के थ्रू मैं अपने वही फंक्शन दोबारा यूज कर सकता हूँ। लेकिन मेंटेनेंस और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फंक्शंस हार्ड हो जाते हैं इसमें हैंडल करने में, लेकिन ओप्स के थ्रू बहुत इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्राइवेट प्रोटेक्टेड के थ्रू स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत अच्छे से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आती है अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम डाउन अप्रोच। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में होती है टॉप डाउन अप्रोच, बेसिकली कि जैसे मैं इनपुट ले रहा हूँ, देन इसके प्रोसेस, ये कैसे प्रोसेस हो रहा है हमारा डेटा, देन आता है आउटपुट।
तो ये होता है टॉप टू डाउन अप्रोच। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम टॉप टू डाउन अप्रोच देखते हैं, लेकिन ऊप्स में हम देखते हैं बॉटम अप अप्रोच। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्लास अपना एंड ऑब्जेक्ट बना दिए काफी सारे, एंड देन ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे चल जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे नहीं नीडेड है कि स्टार्टिंग में ये होगा फिर ये होगा फिर ये ऐसा डिफाइन करने की नीड नहीं है। स्ट्रक्चर्ड वे में मैं लिख सकता हूँ कि मैं मेन में फंक्शंस लिख रहा हूँ, एंड देन मैं क्लासेस ऑब्जेक्ट्स अपने ऊपर बना सकता हूँ, एंड वो पूरा कंपाइल होके एक साथ चल जाएगा। सो इससे बहुत ही इजीली हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आते हैं, जो हमारी पुरानी लैंग्वेजेस है सी और पास्कल, इनमें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन जो सी प्लस प्लस आई थी फिर एज एक्सटेंशन ऑफ सी, उनमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करा था। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमने पढ़ा है ना, उन्हीं के थ्रू हम ये चीजें देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, एम्फेसिस ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीजर्स। अब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफरेंट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से, तो हम एम्फेसिस किस पे कर रहे हैं? डाटा पे, ना कि प्रोसीजर्स पे। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोग्राम को हम अब ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू कैरेक्टराइज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन डाटा आर टाइड विद द डाटा स्ट्रक्चर। जो भी फंक्शंस है, जो मेरी क्लास है, इसके अंदर मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स के डेटा को लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट का डेटा को, एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का बिहेवियर लिखता हूँ फंक्शंस के थ्रू। तो एक कंटेनर के अंदर मैंने इनको बाइंड कर दिया। ठीक है, डाटा इज हिडन, वही इनकैप्सुलेशन में डाटा हाइड कर सकता हूँ एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। ठीक है, जो मेरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस का भी मैं यूज कर सकता हूँ, उसके फंक्शंस इसमें यूज कर सकता हूँ, तो इजी है। ठीक है, और इसमें बॉटम अप अप्रोच होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंशिएट में देखा, ये चीजें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम सेम चीजें लिख सकते हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। कोड रियूजेबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं कि कोड रियूज हो सकता है थ्रू इनहेरिटेंस। सेकंड, डाटा सिक्योरिटी, डाटा हाइड कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन के थ्रू। करेक्ट है। देन प्रोग्राम मेंटेनेंस मॉडिफिकेशंस, हम ऑब्जेक्ट्स को एकदम ऐसे बिल्कुल अनऑर्गेनाइज मैनर की जगह और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा फंक्शन को कंटेनर्स में स्टोर करने में, जिस कंटेनर का नाम क्या होता है? क्लासेस। कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, हमें इंटरनल क्या हो रहा है, इंटरनली हमें उसकी नीडेड ही नहीं है, एंड इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वही रियल वर्ल्ड कोई भी एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, एंड ये वर्ड्स तो किसी भी बेनिफिट्स में हम लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी तो। ठीक है, अब वही चीजें हैं जो हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट देखे हैं ना, बेसिक्स। अब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो या फिर बेनिफिट्स लिखो, तुम उन्हीं चीजों को लिखोगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, मतलब सिंपल मीनिंग है जो वर्ड में ही लिखा है कि कौन कौन सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि हमारा सी था वो नहीं सपोर्ट करता, लेकिन सी प्लस प्लस एक्सटेंशन में ये सपोर्ट करने लगा, एंड जावा में भी सपोर्ट करता है। तो कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करनी चाहिए लैंग्वेजेस? जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमारे मेन पिलर्स हैं, वो चीजें सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीजें रिपीट करी गई हैं। तो जो पांच छह कॉन्सेप्ट्स है ना हमारे, तो तुम्हें उन्हीं को लिखना है ऊप के किसी भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं एप्लीकेशंस। सो मैंने 5 से 10 एप्लीकेशन इसमें लिख दी हैं, तुम इनको एक बार रीड करो एंड इनको जरूर याद करना है। क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशंस बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब आते हैं मेन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मेरा जो ओप्स है उसमें हम काफी लैंग्वेजेस से हम ओप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है सी प्लस प्लस। अब बेसिक्स पढ़ते हैं सी प्लस प्लस के बारे में। मेन फीचर्स क्या होते हैं कि जो सी में नहीं थे, कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, एंड वही बाकी की सारी चीजें। एंड कुछ फंक्शंस और है जैसे टेम्पलेट्स हो गया, और ये थोड़ा सा फास्टर होती है सी प्लस प्लस काफी। ठीक है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। सो ये जो मेन फीचर्स हैं सी प्लस प्लस के जो सी में नहीं थे, उनको बताया गया। अब डिफरेंशिएट बिटवीन बहुत आता है सी और सी प्लस प्लस में, बहुत ज्यादा। तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी मेरी, कौन सी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, एंड ये थी मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो डिफरेंशिएट वहां था, हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें, कोई भी डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं है। क्योंकि वहां पे भी हम मैंने यही चीजें समझाई थी
कि जो सी प्लस प्लस है उसमें मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या क्या कर सकता हूँ, डेटा हाइड कर सकता हूँ, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वो चीजें हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, जैसे कि जो मैं पॉइंट्स इंक्लूड कर सकता हूँ कि जैसे इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ यूज होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में हम सी इन एंड सी आउट यूज करते हैं। इसका एक्सटेंशन डॉट सी है, इसका एक्सटेंशन डॉट सीपीपी होता है। सेकंड थिंग हम ये भी यूज कर सकते हैं कि इसमें हम क्लास एंड कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम यूनियन एंड स्ट्रक्ट यूज कर सकते हैं। एंड एक और चीज, जैसे कि हम इसमें मैलॉक कैलॉक यूज करते हैं फॉर एलोकेशंस ऑफ मेमोरी, लेकिन यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अब आते हैं सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट। टोकन्स, ये सबसे इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, जैसे कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम ना। ऐसे टोकन्स जो है हमारी सी प्लस प्लस के सबसे इंडिविजुअल एंड शॉर्टर यूनिट्स होती है। ठीक है, अब इसके होती है टाइप्स। फर्स्ट कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड सम स्पेशल सिंबल्स ऑल्सो। सो इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स। सो keywords are the reserved words in C that have a predefined meaning and cannot be used as a name। जो keywords होते हैं वो ऐसे words होते हैं जो जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है। ये ऐसे सेट ऑफ लेटर्स हैं जिनका मतलब हमारे कंप्यूटर को, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले से डिफाइन है कि इसका क्या यूज है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इंक्लूड। अब ये कहाँ यूज करते हैं, ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यूज करते हैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। तो इंक्लूड जो है वो कंप्यूटर को पता है कि अगर तुमने इंक्लूड टाइप करा है तो उसका मतलब क्या है। तो एंड वीएस कोड में या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पर अगर तुम कोड टाइप करोगे तो वहां पे कलर्स कैसे आते हैं इन वर्ड्स में, तो वही, क्योंकि इनका मतलब ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। जैसे हमारा आई एन टी है, अब आई एन टी अगर तुम लिखोगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि इंटीजर टाइप का कुछ बना रहे हैं। देन फ्लोट, इफ, एल्स। सो जो कीवर्ड्स जिनका कुछ ना कुछ मतलब है हमारे पूरी सी प्लस प्लस में, उनको क्या कहते हैं हम, कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस। ये वो नाम है जो हम खुद देते हैं, हम खुद बनाते हैं किसी भी फंक्शन के नाम को नाम देने के लिए, किसी भी वेरिएबल को नाम देने के लिए, या फिर क्लास को नाम देने के लिए। ऑल्दो क्लास इज अ कीवर्ड, सी एल ए एस एस, ये कीवर्ड है, लेकिन इस क्लास को कोई भी नाम देने के लिए मान लो नेम करके क्लास है या फोन बुक करके क्लास है, इस क्लास को कोई नाम देने के लिए वो क्या है, मेरा आइडेंटिफायर। ये क्या है, मेरा कीवर्ड, एंड वो क्या है, मेरा आइडेंटिफायर। ठीक है, की रूल्स क्या होते हैं, इसके रूल्स आ सकते हैं। तो लेटर से बिगिन होना चाहिए, कोई भी स्टार्टिंग में नंबर या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ये लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, या फिर अंडरस्कोर। ठीक है, यूज कर सकते हैं हम। कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, ये हमने पढ़ा। कैन नॉट, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं, सारे लेटर्स यूज कर सकते हैं, ए टू जेड एंड ए टू कैपिटल जेड, और एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर, एंड सारे नंबर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट किन से होना चाहिए, अल्फाबेट से। बाकी कोई स्पेशल सिंबल ना अलाउड है। और कीवर्ड्स तो ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है। इंट को तुम किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुमने इंट लिख दिया कंप्यूटर को लगेगा कुछ इंटीजर टाइप का है। तो एग्जांपल्स में देखते हैं, इंट मार्क्स, ये कीवर्ड हो गया, एंड ये मार्क्स, तो इसमें सारे रूल्स सेटिस्फाई हैं, तो ये भी ओके है। फ्लोट, टोटल सम, सिर्फ अंडरस्कोर यूज हुआ है, तो ये भी ओके है। एंड क्लास स्टूडेंट, इसमें भी कोई स्पेशल सिंबल या फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज नहीं है, एंड ये भी ओके है। लेकिन यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो स्टार्टिंग में लिखे हैं ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक आइडेंटिफायर नहीं है, एंड इसमें भी हमारा डॉलर साइन यूज हो रहा है हमारे आइडेंटिफायर में, तो ये भी आइडेंटिफायर नहीं है। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स पर। कॉन्स्टेंट्स आर वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जैसे वर्ड में लिखा है कि वही वैल्यूज जो चेंज नहीं हो सकती, तो टाइप्स क्या होते हैं इसके, इंटीजर कांस्टेंट हो गए, फ्लोटिंग, फ्लोट वेरिएबल्स मतलब कि पॉइंट्स वाले, कैरेक्टर्स कांस्टेंट जैसे ए हो गया, बी हो गया, या फिर 9 को हम ऐसे लिखें तो ये भी कैरेक्टर ही होता है। सो इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो गया, हेलो लिख दिया। अब इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट, सिंपल है। आते हैं ऑपरेटर्स पर। अब ये क्या होता है, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस। अब ये वो सिंबल्स होते हैं जिनसे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, स्टार, या फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, की मैं कंपेयर करना है तो मेरे को ये ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, तो इनके थ्रू हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उन वेरिएबल्स। बातें स्पेशल सिंबल्स पर। स्पेशल सिंबल्स आर द कैरेक्टर्स दैट सेपरेट और स्ट्रक्चर प्रोग्राम एलिमेंट्स। तो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल सिंबल, जैसे हो गए हमारे ब्रैकेट्स, सेमी कोलन जो हम एंड करने के लिए लिखते हैं किसी भी लाइन को, कॉमा, या फिर हैशटैग जो हम हेडर फाइल में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बाकी है। देखते हैं एग्जांपल जिसमें सारे टोकन्स का यूज करके हमने प्रोग्राम लिखा है। इसमें पहला क्या है, कीवर्ड, देन मेन आ गया हमारा, देन इंटीजर एक कीवर्ड है,
ए क्या है मेरा, वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर है। देन कांस्टेंट, ये हमारा इक्वल क्या है, ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है। रिटर्न भी एक कीवर्ड है, उसका डिफाइन है रिटर्न का भी। तो लिखा हुआ है कि कौन से टोकन यूज हुए हैं। अब आते हैं डाटा टाइप्स जो सी प्लस प्लस में यूज होता है। डाटा टाइप का क्या मतलब हुआ कि जिस किस तरह का डेटा है, ठीक है। या तो वो अब कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं डाटा के, या तो वो बिल्ट इन डेटा टाइप हो जैसे कि इंटीजर्स, एंड इनके साइज भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट की मेमोरी में कितना साइज लेगा। जैसे कि इन जनरल इंट का 4 होता है, फ्लोट का 4, एंड डबल का 8 हो गया, एंड कैरेक्टर का 1 1, एंड वॉइड का कुछ भी साइज नहीं होता। ठीक है, डेटा टाइप क्यों यूज है कि मेमोरी साइज, किस रेंज तक हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग ही हम वैल्यूज स्टोर कर पाएंगे ना। तो और एक रेंज पता चलती है। ठीक है, डिसाइड ऑपरेशन कैसे अलाउड हो रहे हैं, जैसे कि इंटीजर्स में पॉइंट्स की वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, तो एंड फ्लोट में आगे पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। डबल में रेंज बढ़ जाती है क्योंकि मेमोरी का साइज डबल हो गया, तो रेंज ऑफ नंबर्स जितने इंक्लूड हो सकते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए लार्ज साइज ऑफ डेटा के लिए हम डबल यूज करते हैं ना कि। ठीक है, अब टाइप्स की जो बेसिक बिल्ट इन टाइप्स हो गए कि जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनके ऊपर ऑपरेशंस ऑलरेडी डिफाइंड है कि प्लस मल्टीप्लिकेशन या फिर ये प्रिंट करना, वो ऑलरेडी डिफाइंड है कंप्यूटर में, वो कहते हैं बिल्ट इन। लेकिन फिर होते हैं डिराइव डेटा टाइप्स जो हम डिराइव करें, जैसे कि एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, फंक्शन, रेफरेंस। ये भी डेटा टाइप्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये बिल्ट इन नहीं है, डिराइव्ड में आते हैं, लेकिन है ये कंप्यूटर में भी। इनके ऊपर ऊपर जो ऑपरेशन है वो भी कंप्यूटर में पता होती है। ठीक है, लेकिन फिर आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कि जो हम खुद से डेटा टाइप डिफाइन करें, तो वही सी के लिए स्ट्रक्ट यूनियन, वैसे तो हमारे ओप्स में भी होते हैं ये। देन आते हैं हमारे क्लासेस, इनम एंड टाइप डेफ, ये भी फंक्शन हो गया। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स मेनली आता है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में अगर कोई पूछे तो हम क्लासेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि वहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फोन बुक का एग्जांपल दिया था, तो नाम हो गया, नंबर हो गया, देन उसके बारे में बाकी डिटेल्स हो गई, तो ये एक कंप्लीट एक डेटा टाइप बना लूं मैं, तो वो मैं क्लास के थ्रू करूंगा। अब आते हैं हमारे वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर एन वैल्यू विच कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी है जिसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करता हूँ। अब इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है कि आगे मैं कभी 10 की जगह 20 करूँ तो वो वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसको कांस्टेंट रखना चाहता हूँ तो मैं कौन से इसको कांस्टेंट भी रख सकता हूँ, लेकिन बेसिकली है क्या कि एक लोकेशन है जहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे वेरिएबल्स हमने मैथ्स में पढ़े हैं, सिंपल इसका यूज है। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फिर इनिशियलाइज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसके लिखते हैं डेटा टाइप। जैसे मान लो इंटीजर के लिए इंट होता है डेटा टाइप, देन मैं उसका वेरिएबल का कोई भी नाम लिखता हूँ, ए बी सी लिख सकते हैं, सिंपल ए बी। ठीक है, ऐसे डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, वेरिएबल ए जो है वो इंट टाइप का है, लेकिन अब जब मैंने कोई वैल्यू नहीं असाइन करी तो सी प्लस प्लस में इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाती है। गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें वैल्यू स्टोर करनी, तो मैं क्या लिखूंगा, इंट इक्वल्स टू 5, तो इसमें 5 वैल्यू स्टोर हो गई। और आगे अगर मैं ए इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ तो इसमें से 5 जो यहाँ पे 5 था, इसकी जगह यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 10। तो वेरिएबल के पास क्या क्या होता है, उसका नाम होता है, वो क्या डेटा टाइप एंड उसकी एक वैल्यू होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल वेरिएबल्स, ये वो होते हैं जो फंक्शंस के अंदर डिफाइन होते हैं एंड इनको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि ये शो मेरा फंक्शन है, उसके अंदर मैंने एक्स बनाया, लेकिन मैं अगर इस प्रोग्राम के बाहर इस एक्स को एक्सेस करना चाहूंगा, इसको प्रिंट कराना चाहूंगा, तो मैं नहीं करा सकता क्योंकि वो इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, अब आते हैं फिर ग्लोबल वेरिएबल जिनको फंक्शन के बाहर बनाया जाता है। अब जो ये इंट एक्स है पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। ठीक है, क्योंकि उसको किसी स्कोप में हमने डिफाइन नहीं किया है, वो पूरा ग्लोबली डिफाइंड है एंड उसको यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, लोकल वेरिएबल में क्या है, जैसे यहाँ पे फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे मेरा फंक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया, तो इसकी मेमोरी हट जाती है। ठीक है, जो मेमोरी इसको एलोकेट हुई थी, मैंने एक इक्वल्स टू यहाँ पे 4 बनाया था, तो यहाँ पे मेमोरी में एक में 4 स्टोर हो गया था, लेकिन जैसे फंक्शन खत्म हुआ उसकी यूज ही नहीं है, तो ये मेमोरी हट जाती है। लेकिन एंड ग्लोबल वेरिएबल में तो मेमोरी परमानेंट वहीं पे है क्योंकि वो पूरे फंक्शन में यूज होगा। ठीक है, मेमोरी परमानेंट होती है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या है कि मेमोरी है फंक्शन के अंदर ही, यहाँ से इसके अंदर ही मैं बनाऊंगा, मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करूंगा अपने डेटा टाइप से पहले, लेकिन जैसे फंक्शन खत्म होगा ना तो इसकी मेमोरी नहीं जाएगी, मेमोरी में रहेगा, लेकिन बस इसको मैं बाहर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब जो ग्लोबल वेरिएबल का क्या था कि हम बाहर यूज नहीं कर सकते, स्टैटिक वेरिएबल में भी सेम ही चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि लोकल वेरिएबल में मेमोरी चली जाती है उस वेरिएबल की, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में मेमोरी रहती है।
अब आते हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, कि जो भी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उनको इस ऑपरेटर से यूज करते हैं, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। मॉड मतलब कि रिमाइंडर के लिए यूज होता है, कि जैसे ए है और बी से डिवाइड करने पर उस पे जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं ऐसे लिखते हूँ। ठीक है, फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, किस कंपेयर करने के लिए कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी है या फिर नॉट इक्वल्स टू बी। सॉरी। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ये बेसिकली कुछ भी दो तीन कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज करे जाते हैं। इसमें तीन होते हैं, जैसे एंड, देन और, या फिर नॉट। एंड ये तुमने पढ़ी होंगी इसके ट्रुथ टेबल्स। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये होते हैं वैल्यूज असाइन करने के लिए, जैसे कि a इक्वल्स टू 5, तो ये ऑपरेटर क्या है, जो वैल्यूज असाइन कर रहा है। या फिर a प्लस इक्वल्स टू 5, ये क्या करता है, a इक्वल्स टू a प्लस 5, मतलब कि ए में 5 जोड़ दिया एंड देन उसमें उसमें ए में ही डाल दिया उसको। ठीक है, ऐसे ही माइनस के लिए भी सेम, कि कुछ भी माइनस करके उसी ए में डाल देगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे x की वैल्यू क्या है 1, देन मैं लिखता हूँ x प्लस प्लस, तो इससे x की वैल्यू 1 बढ़ जाती है, इससे वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज 1 होती है। या फिर मैं इसको प्लस प्लस x भी लिख सकता हूँ। अब ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड ये होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे में x माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस x भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। एंड ये होते हैं बिट्स को, जो हमारा इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है 4, इसका साइज 4 है। ठीक है। अब इन पे जो बिट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि एंड हो गया या फिर शिफ्ट ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है। अब आता है कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको कैसे यूज करते हैं, इसका सिंटैक्स होता है कि ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, मान लो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हुआ फिर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब लिखते हैं दो वैल्यू, अगर ये ट्रू हुआ तो हमारी फर्स्ट वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारी सेकंड वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। तो इसका सिंटैक्स है। अब आते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स, जो कुछ ऑपरेटर्स इनके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, कि हर ऑपरेटर का डिफरेंट यूज केस है। जैसे कि साइज ऑफ हो गया, इससे इससे साइज निकलता है किसी भी इंटीजर का। जैसे अब हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट बिट्स कंप्यूटर होते हैं, जैसे 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया, तो सब में इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर से निकाल सकते हैं। अब कॉमा हो गया या फिर स्टार हो गया, जो पॉइंटर के लिए यूज करते हैं। एंड फिर आता है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सो बेसिकली इसका यूज क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इंट x इक्वल्स टू 5, मैंने ग्लोबली बना दिया। ठीक है। अब मैंने फंक्शन लिखा एंड यहाँ पे मैंने बनाया इंट x इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों अलग अलग है, इसका 4 का स्कोप क्या है, यहाँ तक है। तो यहाँ पे अगर मैं x को एक्सेस करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बाहर वाला है, मैं उस x को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करूंगा। ये मैंने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा। अब मैं x ऐसे करके प्रिंट कराऊंगा ना, तो जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, अब मेरा वो वाला प्रिंट होगा। दो इसके अंदर एक और x ऑलरेडी है जिसकी वैल्यू 4 है, अब वो प्रिंट नहीं होगा। तो ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। एंड दूसरा होता है हमारा फंक्शंस। जैसे कि हम क्लास में कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे उस क्लास का वो फंक्शन बाहर एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, क्लास का नेम एंड ये ऑपरेटर, देन वो फंक्शन। ठीक है। तो वो भी एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और नेम स्पेस स्कोप करने के लिए भी, या फिर स्टैटिक क्लास मेंबर्स को भी यूज करने के लिए। तो बेसिकली जो चीजें डिफाइंड है, बाहर डिफाइंड है या फिर किसी क्लास में डिफाइंड है, उनको एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड जैसे कि एसटीडी हम वैसे लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हम लिख देते हैं। ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसके सारे फंक्शंस आ जाए। वरना हम, अगर हम ये ना लिखें तो हमें, जैसे प्रिंट फंक्शन है जो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है, तो उसको हम ऐसे यूज करेंगे, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, काउट या फिर सी आउट या फिर सी इन। ठीक है। लेकिन हम यूजिंग नेम स्पेस यूज कर लेते हैं, इसका मतलब अब हमें ये चीज यूज करने की नीड नहीं होती फिर। अब ये है प्रेसिडेंस, कि किस ऑपरेटर की ज्यादा प्रेसिडेंस होती है किस ऑपरेटर की लेस प्रेसिडेंस होती है। एंड ये टेबल है, इसमें सारे लिखे हुए हैं, तो एक बार इनको रीड करना। और इनके लिखा भी है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है या फिर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। मतलब कि जैसे ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो लेफ्ट टू राइट है, मतलब पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक है। पहले डिफरेंट लेवल्स, देन राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है। इसको एक बार रीड जरूर करना।
देन आता है टाइप कंपैटिबिलिटी इन सी प्लस प्लस। टाइप कंपैटिबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन डेटा टाइप टू असाइन टू अनदर डेटा टाइप। ये है कि कोई एक डेटा टाइप है, फ्लोट टाइप का है, फिर इंटीजर टाइप का है, उसको मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल में डाल सकता हूँ। ये क्या पॉसिबल है कि फ्लोट है 3.14, ठीक है, अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का एंड उसमें मैंने डाल दी फ्लोट वाली वैल्यू। अब ये कैसे पॉसिबल है, इंटीजर कैसे स्टोर करेगा उसको, ठीक है, अब वो पॉसिबल होता है। अब देखते हैं कैसे। अब मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए, देन एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया बी। बी की वैल्यू क्या है 10.5, डेसिमल आ सकते हैं, फ्लोट टाइप का है। अब मैंने इंटीजर वाले वेरिएबल में फ्लोट डाल दिया, तो क्या होगा कि जो डेसिमल वाला पार्ट है वो कट हो जाएगा एंड सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ये ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर का टाइप तो सिर्फ वो इंटीजर से स्टोर कर सकता है, वो तो डेसिमल स्टोर करेगा ही नहीं। तो अब एरर आने की बजाय ये पॉसिबल हो पाता है, सो वो बाकी की चीजें स्टोर नहीं करता। इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो लॉस्ट हो जाता है। लेकिन इनकम्पैटिबल असाइनमेंट जो अलाउड नहीं होता। अब जैसे कि एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया एंड इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया, अब मैं कहूँ कि इंटीजर में एक पॉइंटर स्टोर करना, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मैं किन्हीं दो ऐसे नंबर्स और फ्लोट इंटीजर इनमें अलाउ कर सकता हूँ ये चीजें, एंड उनके लिए भी रूल है कि फ्रैक्शनल पार्ट कट हो जाएगा। लेकिन इनकम्पैटिबल जो है कि मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल में एक पॉइंटर स्टोर कर रहा हूँ, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, लेकिन पॉइंटर कैसे स्टोर करूंगा, पॉइंटर तो एक मेमोरी को बताता है ना, अब वो इन टाइप में कैसे उसको स्टोर करूंगा। सो ये होती है टाइप कंपैटिबिलिटी। अब दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, एक तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो भी अभी हमने देखा, एंड होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट जैसे कि ये देखा कि इम्प्लिसिटली कंपाइलर ने खुद देख लिया कि कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो रूल्स डिफाइंड है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है जो हम खुद लिखें, लिखें कि यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि दो है इंटीजर्स a इक्वल्स टू 5 एंड इंटीजर b इक्वल्स टू 2। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा 5 इक्वल्स टू 2, तो एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी, ठीक है, जो बाद का डेसिमल पार्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मेरा जो आंसर है उसमें 2.5 ही आए डिवाइड होकर। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा फ्लोट। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप, जिस टाइप में तुम्हें कन्वर्ट करना है, एंड जो तुम्हारी एक्सप्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे मेरा इंट ए था और उसको फ्लोट में करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लोट ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे ए। अब जो मेरा इंटीजर है फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, तो पहले इसमें वैल्यू 5 थी तो 5.0 हो जाएगी। एंड तुम दोनों को करो चाहे एक को करो, रिजल्ट तुम्हारा फ्लोट ही आने वाला है, ठीक है, चाहे फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर हो, एक फ्लोट हो गया तो मतलब आंसर फ्लोट आने वाला है। ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तुमने एक्स्ट्रा खुद से लिख के बताया है कंपाइलर को। बताते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम अपनी मेजर चीजें लिखते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करने वाला है, सारे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस सारे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, एंड देन वो फिर ऊपर जो हमारे फंक्शंस लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एंड भी यहीं पे आकर होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमेशा पहले मेन को कॉल करता है। अब आता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ये इसका मतलब है कि हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं। पहले हम लिखते हैं अपना रिटर्न टाइप, कि फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उससे जो रिटर्न होगी वैल्यू वो क्या है और उसका रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा फंक्शन का नेम एंड देन आता है पैरामीटर की लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट क्या है कि कौन कौन से पैरामीटर इस फंक्शन में आएंगे। अब मान लो एक मुझे फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करेगा दो नंबर्स को ऐड करके। अब दो नंबर को ऐड करके इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, तो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर फंक्शन का नाम मैंने रख दिया ऐड। देन अब दो वेरिएबल्स भी तो चाहिए, ठीक है, तो एक ए रख दिया एंड उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, इंटीजर है या फिर क्या है, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। कौन से पैरामीटर्स हमारे आ रहे हैं वो दोनों लिखे, ठीक है। अब फंक्शन का नाम लिखा एंड उसका रिटर्न टाइप लिख दिया, इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। अब आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू, एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये है कि जब मैं फंक्शन में कोई पैरामीटर्स दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं कोई वैल्यू ना दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एरर ना आए, और मैं एक वैल्यू पहले से ही डिफाइन कर दूं अपने फंक्शन में कि अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो वो चल जाए। अगर मैं दूं कोई वैल्यू a=5 दे रहा हूं तो फिर वो ना चले, लेकिन मान लो अगर मैंने नहीं दी बाई चांस, तो मैं चाहता हूं कि वो वैल्यू चल जाए जो फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि रिटर्न टाइप लिखा मैंने वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। फिर फंक्शन का नाम लिखा शो, फिर ब्रैकेट में अब मैं लिख रहा हूँ पैरामीटर्स। अब इंटीजर ए एक पैरामीटर बनाया, इंटीजर बी एक पैरामीटर बनाया, ठीक है। दो ये गलत है, अभी रूल समझेंगे क्यों गलत है। लेकिन मैंने इंट में एक वैल्यू स्टोर कर दी 5, तो अगर मैं अब इंट की ए की वैल्यू ना दूं तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इनवैलिड क्यों है वो रूल्स देखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज
आर स्पेसिफाइड इन फंक्शन डिक्लेरेशन बाई डिफॉल्ट वैल्यू। रूल ये है कि जो राइट टू लेफ्ट आर्ग्यूमेंट्स राइट टू लेफ्ट फिल होने चाहिए, मतलब कि पहले बी फिल होना चाहिए फिर ए फिल होना चाहिए, एक डिफॉल्ट वैल्यू से, एक ऐसी वैल्यू जो अगर मैं वैल्यू ना दूं वो वैल्यू यूज हो जाए। ठीक है। अब इन्होंने बी की वैल्यू तो दी नहीं, ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है, तो वो तो रूल के अपोजिट हो गई, क्योंकि हमने कहा था कि पहले राइट वाली वैल्यू स्टोर होनी चाहिए फिर लेफ्ट वाली वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, या फिर दोनों हो जाए। ठीक है, तो एक फंक्शन देखते हैं, मान लो इंट इसका रिटर्न टाइप है एंड नाम इसका ऐड है, एंड इसमें एक इंटीजर ए है एंड इस दूसरा इंटीजर बी ले लेते हैं। अब बी की वैल्यू 7 दे दूं, ठीक है, तो अब ये चल जाएगा, एंड यहाँ पे मैं ए दोनों को ऐड करके एंड दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं देता हूँ ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू देता नहीं इस फंक्शन में, तो वो कैसे देते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब फंक्शन में हमने ए की वैल्यू दे दी 3, तो आंसर मेरा 7 आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू मैंने एक दे रखी है कि भाई अगर मैं वैल्यू नहीं दे रहा तो वो वैल्यू चल जाए मेरी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बी की वैल्यू 5 दे दूं, अब ये वैल्यू चलेगी, वो सिर्फ तब तक है जब तक मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अगर मैंने कोई वैल्यू दे दी जैसे कि 3 और 5, अब ये वाली चलेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। सो कॉल बाय वैल्यू तो सिंपल, जैसे मैं अब किसी भी फंक्शन में कोई वैल्यू दे रहा हूँ तो ये कॉल बाय वैल्यू होती है। एंड ये कैसे काम करती है कि यहाँ पे एक कॉपी, जैसे मैंने एक वैल्यू 3 दी ना, तो यहाँ पे कॉपी क्रिएट होती है, एक वैल्यू 3 की कॉपी यहाँ पे बन गई, और ये एक डिफरेंट ए है। ठीक है, जैसे हमने इसको लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल में पढ़ा था, तो इसमें कॉपी क्रिएट हो गई, मेमोरी भी डबल यूज हो रही है कि क्योंकि 4 बाइट बिट्स तो इसे भी मिल रही है देन फिर उसको भी मिलेंगी, तो मेमोरी भी डबल यूज हो रही है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस से क्या होता है कि मैं जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है उसका एड्रेस पास करता हूँ, सो दैट कि ना तो मेमोरी की कॉपी क्रिएट होगी, एंड सेकंड थिंग क्या कि जो भी मैं परफॉर्म करूंगा, मैं उसको डिवाइड करूं, मैं उसको ऐड करूं, मेरी ओरिजिनल वैल्यू को दिखेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि नीचे कोई एक्स दे रहा हूं, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने एक इंटीजर दिया a इक्वल टू 10, देन अपडेट में इसको पास कर दिया, लेकिन अब इसका मैंने एंड लगा दिया है, मतलब कि एड्रेस पास करा है। एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि जहां पे मेरा डेटा टाइप है उसके बाद जो वेरिएबल है, वेरिएबल की स्टार्टिंग में अगर मैं ये सिंबल लगाऊं, जो भी मेरा वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग में सिंबल लगाऊं, तो एड्रेस होता है, पॉइंटर्स में पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं इंटीजर ए की जगह ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स में इंटीजर ए की जगह अगर मैं पास करता हूँ इंटीजर एंड ए, तो ये बाय रेफरेंस पास हो रहा है, मतलब कि जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है ना उसमें चेंज दिखेगा एंड कॉपी नहीं बन रही कोई। तो अपडेट में ए को पास करा 10 को, देन 10 इक्वल्स टू 10 + 5, अभी जो मेरा ए है ना इसमें एक्चुअल में देखेगा ये, अब मुझे वहां पे प्रिंट या रिटर्न कराने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बाहर आकर प्रिंट कराऊँ ना तो यहाँ पे 15 प्रिंट होगा। ठीक है, ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय रेफरेंस फॉर द पैरामीटर। अब आता है रिटर्न बाय रेफरेंस। अब ये तो चीज समझ आना चाहिए होगी कि जब मैं पैरामीटर में कॉल बाय रेफरेंस कर रहा हूँ तो मैं पैरामीटर में क्या यूज कर रहा हूँ, एंड लगा रहा हूँ। रिटर्न बाय रेफरेंस में मेरा रिटर्न टाइप में एंड आना चाहिए, एंड वही है। अगर मैं पैरामीटर में रिटर्न कर रहा हूँ, वो पैरामीटर में रेफरेंस से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं पैरामीटर के स्टार्टिंग में एंड लगाता हूँ। अगर मैं रिटर्न टाइप में लिख रहा हूँ तो मैं रिटर्न टाइप में एंड लगाऊंगा। एंड इसका मतलब क्या है रिटर्न टाइप बाय रेफरेंस का, कि जो मेरी वैल्यूज फंक्शन के अंदर रिटर्न होने वाली है वही उसकी कॉपी की जगह मैं डायरेक्टली उस वैल्यू को रिटर्न करूँ। ठीक है, अब इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोकल वेरिएबल्स को कभी भी रिटर्न बाय रेफरेंस नहीं कर सकते। समझते हैं, मैंने इंटीजर एंड द रेट तो लिख दिया, एंड लिख दिया, एंड देन मैंने एक इंटीजर बनाया x इक्वल टू 10 और मैं इसको रिटर्न करा रहा हूँ। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी लोकल वेरिएबल में कि जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो उसकी मेमोरी हट जाती है। तो जब ये x बना 10 और इसको रिटर्न कर रहा हूँ और फंक्शन बंद हो गया, तो ये x तो चला गया। अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं, मैं इसको रेफरेंस, अगर मैं कॉपी रिटर्न करता, ठीक है, वो तो फिर एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती, जो मेरा ओरिजिनल वाला एक्स है इसकी मेमोरी तो हट गई, लेकिन जो कॉपी गई है वो प्रिंट हो जाती बाहर जाके, वो फंक्शन मेन फंक्शन को चली जाती। लेकिन अब मैं रेफरेंस के थ्रू पास कर रहा हूँ, मतलब कि जो मेरी एक्स के लिए ये बनी थी फंक्शन के अंदर, मैं इसको ही भेज रहा हूँ। लेकिन जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, ये तो खत्म हो गई, अब मैं किसको भेज रहा हूँ, अब एरर आ जाएगा ना। तो इसके लिए तो मैं ग्लोबल बनाऊं अपने एक्स को, सॉल्यूशन क्या है, या तो एक्स को ग्लोबली बनाऊं या फिर स्टैटिक वाली चीज यूज करूं ताकि मेमोरी स्टोर रहे। ठीक है, आई होप सो ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब आते हैं इनलाइन फंक्शंस। अब इनलाइन फंक्शन को एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन फॉर द फंक्शन विच इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल फंक्शन कोड। सो बेसिकली ये है कि मेरा एक प्रोग्राम है, छोटे छोटे कोड्स के लिए ये यूज होता है, ज्यादा बड़े प्रोग्राम में इनलाइन फंक्शन हम यूज नहीं करते हैं, उससे एरर्स भी आते हैं और कई बार कोड स्किप हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली है कि
कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, रीडेबिलिटी की समझ आ जाए, तो क्या करते हैं, इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, किसके पीछे, रिटर्न टाइप से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरा प्रोग्राम है, इसमें मैंने ये जो मेरा रिटर्न टाइप है, फंक्शन प्रोटोटाइप में पढ़ा, ये रिटर्न टाइप, ये फंक्शन नेम और फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स ब्रैकेट्स के अंदर, उसके स्टार्टिंग में इनलाइन यूज कर लिया। ठीक है, अब पता है इसका मतलब क्या, और ये फंक्शन को लिख दिया मैंने कि जहां पे मैं स्क्वायर यूज करूंगा ना, वहां पे ये पूरा कोड एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह ये पूरा कोड कंपाइलर यहाँ पे रख देगा। लेकिन तुम एक क्वेश्चन करोगे कि हम नॉर्मली भी तो ऐसे ही लिखते हैं ना, कि स्क्वायर एक फंक्शन लिखते हैं, देन उसको एक फंक्शन को अलग बनाते हैं। ठीक है, इनलाइन से क्या डिफरेंस आया, स्क्वायर जब ऐसे अगर मैं इनलाइन नहीं लिखूंगा ना, तो वो ऊपर जो फंक्शन है वो एक सेपरेट फंक्शन है। कंपाइलर पहले देखेगा कि हाँ तुमने एक फंक्शन डिफाइंड किया है एंड नीचे उसको यूज करा है, तो वहां पे वैल्यूज जाएंगी एक्चुअल में। लेकिन इनलाइन में क्या होता है ना, ये पीस ऑफ कोड एग्जैक्टली यहाँ पे उठ के यहीं पे आ जाता है, वो बस लिखा ऊपर है। ठीक है, वो अलग फंक्शन नहीं है, वो यहीं पे लिखा हुआ है, बस उसका नाम हमने अलग से लिख दिया ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। एंड ये छोटे छोटे कोड्स के लिए कर सकते हैं, पूरे बड़े बड़े कोड्स ऐसे उठाकर रखना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इनलाइन फंक्शन में। अब आता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड ये यूनिट 3 का टॉपिक है। वैसे हमने पढ़ा है कि इसमें आता है पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, पढ़ेंगे सॉरी, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो बेसिकली समझते हैं क्या पॉलीमॉर्फिज्म। हमने क्या पढ़ा था कि सेम नाम का फंक्शन हो, सेम नाम की चीज हो, लेकिन उसके टाइप्स मतलब उसके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। अलाउस मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम, भाई फंक्शन विद सेम नेम लेकिन उनका काम डिफरेंट हो। फंक्शन मस्ट डिफर इन नंबर, टाइप और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ये है मेरा ऐड करने का, वो सॉरी एरिया निकालने का, एंड ये मिड सेमेस्टर में आया हुआ था तुम्हारे। सो एरिया निकालना है, या तो मेरे को सर्कल का निकालना है, मेरे को ट्रायंगल का निकालना है, या फिर रेक्टेंगल का निकालना है। अब मैं तीनों के लिए नाम सेम यूज कर रहा हूँ, एरिया। यहाँ पे भी एरिया यूज करा, यहाँ पे भी एरिया यूज करा, यहाँ पे भी। अब जब मैं कंपाइलर में वैल्यूज दे रहा हूँ एरिया लिख के, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन किसका एरिया निकालना है। तो अब एक चीज सुनो, सर्कल में इनपुट्स क्या होते हैं, सिर्फ एक रेडियस एरिया निकालने के लिए। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, बेस और हाइट, और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। अब इसमें एक है और इन दोनों में दो है, तो ये तो सेपरेट हो गया। ठीक है, अगर मैं एरिया के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर दे रहा हूँ, मतलब वो किसका है, सर्कल का। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो अगर मैं अपना एक फंक्शन चला रहा हूँ एरिया, एंड उसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर दे रहा हूँ, तो वो समझ आ गया वो सर्कल का निकलने वाला है और उसमें रेडियस गिवन है। ठीक है, तो कौन सा वाला एरिया चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। अब आता है ट्रायंगल और रेक्टेंगल। अब इन दोनों में दो दो वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मैं दो वैल्यूज दूं तो ये डिफरेंशिएट कैसे करना पड़ेगा, तो हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, वो होता है डेटा टाइप। अब इसमें भी दो वैल्यूज दे रखी हैं और इसमें भी दो वैल्यूज दे रखी है, लेकिन इसमें इंटीजर्स दिए हैं और इसमें फ्लोट दिए हैं। अब रेक्टेंगल वाले में मैंने मान ली इंटीजर वैल्यूज, रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या मान ली, इंटीजर वैल्यूज, एंड इसके लिए मान ली ट्रायंगल के लिए फ्लोट वैल्यूज। तो अगर दोनों इंटीजर्स गिवन है, एरिया और अंदर दो इंटीजर्स गिवन है, तो कौन से वाला कोड चलेगा, ये वाला, मतलब रेक्टेंगल का एरिया। एंड फ्लोट के लिए मैंने क्या मानी, ट्रायंगल वाली वैल्यूज के लिए, ट्रायंगल के एरिया के लिए मैंने फ्लोट वाली वैल्यूज मानी। तो अगर एरिया के अंदर मैं फ्लोट वैल्यूज दूंगा तो मेरा ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो तुम्हें देखना है कि एरिया एक नाम का फंक्शन है, उसके अंदर कितने चीजें कर सकते हैं हम। या तो हम डेटा टाइप के नंबर में, जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके नंबर में, कि अगर एक पैरामीटर है तो ये वाला एरिया चलेगा, दो है तो ये वाला चलेगा, तीन है तो ये वाला चलेगा। या तो इससे डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंशिएट किससे कर सकते हैं, डेटा टाइप से, कि अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज है, लेकिन डेटा टाइप चेंज कर दो, कि या तो उसमें दोनों इंट है, इसमें सिर्फ एक इंट है और दूसरी फ्लोट है। ठीक है, तो दो चीज से हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो ये समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा फ्रेंड फंक्शन पे। सो अ फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन दैट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास। इसको हम क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर देते हैं फ्रेंड कीवर्ड से। सो ये भी एक प्रोसीजर है। मान लो क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है, एक उसके डेटा लिख दिया, नाम लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, जैसे मैंने बताया था। लेकिन अब मैं एक प्रिंट फंक्शन जो उस फोन बुक को प्रिंट करे वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको क्लास के बाहर लिखना चाहता हूँ, क्लास के अंदर नहीं। अब लेकिन इनकैप्सुलेशन में हमने पढ़ा था कि हम प्राइवेट रखते हैं और डे मैम फंक्शंस को अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वो बाहर एक्सेसिबल ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, कोई क्लास के अंदर की चीज हम बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते, वो तो प्राइवेट होती है।
तो हम यूज करते हैं फ्रेंड फंक्शन का। एंड जो ये पॉइंट्स है ना, इनको तुम रीड करना, जो मैं बोल रहा हूँ वही ये पॉइंट्स हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा होगा इनमें जो कि तुम एग्जाम में थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड फंक्शन का। एक मैंने क्लास बनाई सैंपल, अब उसमें प्राइवेट में इंट एक्स एक बनाया। ठीक है, तो बाहर कोई फंक्शन बनाऊंगा तो मैं एक्स को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइड कर रखा है मैंने प्राइवेट एक्सेस। ये क्या था, एक्सेस स्पेसिफायर था ना, जो हमने इनकैप्सुलेशन में पढ़ा था। तो प्राइवेट में रखा हुआ है। अब पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बना दिया सैंपल, वो ऑब्जेक्ट बना दिया सैंपल का, और इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर यूज करा है x इक्वल टू 10। अब ये कंस्ट्रक्टर हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली हम पढ़ते हैं फ्रेंड फंक्शन। तो जैसे मेरा फंक्शन है void रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड उसके अंदर एक पैरामीटर है, उसके स्टार्टिंग में अगर मैं फ्रेंड लिख दूं, जैसे इनलाइन में स्टार्टिंग में इनलाइन लिखा था, अगर मैं फ्रेंड लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन इस क्लास का हो गया। अब मैं बाहर इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, इसकी वैल्यूज, इस क्लास की वैल्यूज भी मैं बाहर यूज कर सकता हूँ। मैंने बता दिया कि भाई ये नाम तुम्हारा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉलोनी के घर का लेते हैं, एक फैमिली है। ठीक है, उसमें दो भाई रहते हैं। ठीक है, अब मैंने एक लिस्ट जो है उसमें लिख दिया कि हाँ ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। और तो एंड एक घर अलग बना दिया। ठीक है, लेकिन मैं इस घर में ये लिख रहा हूँ कि हाँ ये दोनों भाई हैं, तो क्या इसकी चीजें उसमें एक्सेसिबल और इसकी चीजें इसमें एक्सेसिबल है। ठीक है, तो जो मेन चीज है उसमें मैंने बस स्पेसिफाई कर दिया कि ये इसका भाई है, लेकिन घर अलग से बनाया हुआ है। समझ रहे हो चीज को। तो अब जो फंक्शन है ये void सैंपल, इसको मुझे बाहर, अब मैं इसको बाहर इजीली बना सकता हूँ। मेरी क्लास यहाँ पे एंड हो गई बाय सेमीकोलन, लेकिन इस फंक्शन को मैं बाहर लिख सकता हूँ अब, क्योंकि मैंने वहाँ पे फ्रेंड के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू उसको डिफाइन कर दिया था कि हाँ ये फंक्शन क्लास का ही है और ये क्लास की प्राइवेट वैल्यूज यूज कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड नहीं लिखता ना, तो ये यहाँ पे एरर आ जाता, क्योंकि ये प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस कर रहा है क्लास की। दैट्स ऑल इन यूनिट 1। एंड काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कवर करी, बेसिक्स ऑफ ओप्स एंड सी प्लस प्लस के बारे में काफ़ी चीज़ें। तो एक कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा सी प्लस प्लस का। और कुछ चीज़ें हमने ओप्स की भी पढ़ी हैं, जैसे कि फ्रेंड फंक्शन हो गया। ठीक है, दो ये चीज़ें सेकंड यूनिट में हम करनी चाहिए थी, लेकिन सिलेबस में इधर गिवन थी, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग भी, वो यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हम सेकंड पार्ट में यूनिट 2 में कवर करेंगे पूरा ओप्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉइंटर्स, दिस पॉइंटर, बेसिक से एकदम। थैंक यू।